शक, अवैध संबंधों का शक पति पत्नी के रिश्तों को कमज़ोर करता है। अगर पति को लगता हो कि उसकी पत्नी अवैध संबंधों में संलिप्त है या पत्नी को लगता हो उसका पति अवैध संबंधों में संलिप्त है, तो ये शक और शंका रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं, तार तार कर देते हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो शक, और शक सही है या गलत है वो तो एक अलग विषय होता है, लेकिन ये शक इतने जख्मों को गहरा कर देता है कि व्यक्ति फिर रिश्तों का कत्ल करने में भी एक बार कल्पना नहीं करता, एक बार भी नहीं सोचता कि वह क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है, करेगा तो इसका परिणाम क्या होगा। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ और लखनऊ का थाना कृष्णा नगर और थाना कृष्णा नगर के अंतर्गत आने वाला मोहल्ला मानस नगर, दीपावली त्यौहार का दिन यानी कि अभी जल्द ही 12 नवंबर 2023 की रात को 2:10 पर गोलियों की आवाज़ होती है। 5 गोलियां एक के बाद एक करके चलती हैं। मोहल्ले वाले भी जग जाते हैं और गोलियां चलने के कुछ समय बाद एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं, बगल में जो व्यक्ति मारा गया था उस व्यक्ति के परिवार वाले भी रहते थे, लेकिन वो उस समय वहाँ पर उपस्थित ना थे। उनको भी जब खबर पहुँचती है तो वो लोग भी घटनास्थल पर पहुँचते हैं और तुरंत 112 नंबर डायल किया जाता है। रात 2:30 का समय था, दीपावली का समय था। पुलिस मुस्तैद थी, क्राइम को रोकने के लिए तत्पर थी। ऐसे में जब 112 नंबर पर फ़ोन आता है और बताया जाता है कि दरोगा की हत्या हो गई है, यानी कि जो व्यक्ति मारा गया था वह स्वयं पुलिस विभाग में तैनात था, कार्यरत था। तुरंत जब दरोगा की हत्या सुनती है पुलिस तो घटनास्थल पर पहुंचती है। रात 2:30 बजे पुलिस की पहले जो 100 नंबर की गाड़ियां चलती हैं वो घटनास्थल पर पहुंचती हैं, फिर चौकी प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और एसओ पहुंचते हैं और धीरे धीरे आला अधिकारी एक के बाद एक घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटना का मुआयना किया जाता है। जहां पर गोली चली थी वो उसी व्यक्ति का मकान था जिस व्यक्ति को मारा गया था, यानी कि सतीश कुमार सिंह, जो कि पीएससी बटालियन की चतुर्थ वाहिनी में कार्यरत थे और क्वार्टर मास्टर के पद पर कार्य करते थे। दीपावली का अवकाश लेकर वह दीपावली का त्यौहार मनाने लखनऊ अपने घर आए हुए थे और उनकी पत्नी बताती है कि सतीश कुमार सिंह, इनकी जो बहन है वो राजाजीपुरम में रहती हैं, हम लोग उनके घर गए थे और मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ से 2 बजे निकल लिए थे और हम जैसे ही घटनास्थल पर पहुँचे तो इन्होंने रास्ते में रोककर पान मसाले के लिए 1-2 बार गाड़ी रोकी थी। फिर हम कब घर पहुँच गए हमको पता नहीं चला, क्योंकि हम और मेरी बेटी, उनकी पत्नी जिनका नाम भावना था और बेटी जिसका नाम अनिका था, वो बताती है हम दोनों लोग सो रहे थे और गेट पर जब गोलियों की आवाज़ हुई तो हमने कार से उतर कर देखा, मेरे पति नीचे गिरे पड़े हुए थे और एक व्यक्ति पीछे से भागता हुआ नजर आया। पुलिस पूछती है कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है या कोई रंजिश है या कोई ज़मीनी वाद विवाद है या किसी प्रकार का कोई ऐसा कारण है जो इनकी हत्या का प्रमुख कारण हो सकता है, वो आप हमें बताइए। अब पुलिस उस मोहल्ले के सारे सीसीटीवी चेक करती है और वो जो घर था
वो आगे से बंद था, वो लास्ट मकान था और आगे से कहीं पर भागने का कोई भी गली नहीं गई हुई थी। तो जो व्यक्ति रात 2:30-3 बजे के करीब बैठा था वो पहले से ही इसकी निगरानी कर रहा होगा कि कब सतीश कुमार सिंह आए और कब उनको गोली मारी जाए, इस कत्ल का जो सही मुकाम तक पहुंचाया जाए। अब पत्नी और बेटी रो रहे थे। फिर पुलिस सीसीटीवी में एक व्यक्ति को पीछे से भागता हुआ देखती है, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ पीछे का ही जो पीठ की तरफ का हिस्सा होता है वो ही नज़र आ रहा था। ऐसे में तुरंत शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में 5 गोली लगने की पुष्टि होती है। अगले दिन इसकी पत्नी का जो बयान था वो फिर से लिया जाता है और बयान में वो बताती हैं कि मेरे पति के महिलाओं से संबंध है और मेरा एक मकान जो है वो संग्राम नगर में है और उस संग्राम नगर वाले मकान में एक लड़की रहती है जिसके साथ मेरे पति के अवैध संबंध हैं। मेरी बेटी ने उस महिला के साथ मेरे पति को देखा था। मैंने बार बार उनको समझाया लेकिन वो मानते नहीं थे, उनकी कई महिलाओं से संबंध थे। ऐसे में पुलिस की शक की सुई उस महिलाओं के ऊपर भी घूमने लगती है। इधर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है क्योंकि परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और सबसे अलग अलग बयान भी पुलिस अपने तरीके से लेती है। इसमें इनके जो सतीश कुमार सिंह थे ये रायबरेली के निवासी थे और कृष्णा नगर में ही रहते थे। इनके एक भाई जो हैं वो इंदिरा नगर में रहते हैं, बहन राजाजीपुरम में रहती है और ये 2 भाई अगल बगल ही मकान है, दोनों वहाँ पर रहते थे। जो बड़े वाले इनके भाई हैं ये आगरा नगर निगम में किसी पोस्ट पर थे और छोटा भाई अध्यापक है और ये 2007 में दरोगा पीएससी 4th बटालियन में भर्ती हुए थे और इस समय वर्तमान में प्रयागराज जो पहले पूर्व में इलाहाबाद था वहाँ क्वार्टर मास्टर के पद पर कार्यरत थे। इनके भाइयों से भी जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो कुछ शंकाएं ये लोग बताते हैं। अब पुलिस तहकीकात में जब बार बार पूछ रही थी पत्नी से तो पुलिस की सुई भी कहीं ना कहीं पत्नी पर ही जा रही थी क्योंकि वो बार बार बता रही थी कि हम लोग सो रहे थे और गोली कब चली, कैसे चली और किसने मारा हम लोगों ने देखा ही नहीं, हम जब जागे तो वो भाग चुका था। अब 2:30 बजे रात को ये कैसे पता चलेगा किसी को कि कौन व्यक्ति कहाँ गया है, कितने बजे वापस आएगा और आएगा भी कि नहीं आएगा। ऐसे में पुलिस की शक की सुई कहीं ना कहीं परिवार वालों पर ही जा रही थी। हर एक व्यक्ति शक के आधार पर था, जो भाई थे, जो भाभी थी या अन्य लोग थे उनके ऊपर भी शक की सुई थी और दरोगा पुलिस की ही हत्या हुई थी और पुलिस को ही जांच करना था। इसलिए जो वहाँ के श्रेष्ठ अधिकारी हैं श्री विनीत जायसवाल जी, उन्होंने 5 टीमें गठित की। पहले तो एफएसएल टीम को बुलाया गया और सर्विलांस टीम को बुलाया गया। सारी जो जांचें होती हैं पुलिस की अपने तरीके की वो करवाई गई। फिर 5 टीमों को गठित किया गया इस केस का पर्दाफाश करने के लिए। और पुलिस जब इस केस के पर्दाफाश करने के लिए लगती है तो 300 से अधिक सीसीटीवी निकाले जाते हैं और उसमें जो व्यक्ति भागता हुआ दिखाई पड़ रहा था उसके वो किधर गया है सारे सीसीटीवियों को चेक किया जाता है, जिसमें वो साइकिल से भागता हुआ नज़र आ रहा था। जब साइकिल से भागता हुआ वह नज़र आ रहा था तो पुलिस उसी आधार पर उसको देखती है और देखने में जो उसका सामने से समझ में आता है तो वो फिर थोड़ी देर बाद वो एक बैटरी रिक्शे पर सवार हो जाता है और बैटरी रिक्शे से वो उधर से आकर चारबाग फिर बालू अड्डे की तरफ जाता हुआ नजर आता है। अटल कन्वेंशन सेंटर, कैसरबाग से हजरतगंज की तरफ बालू अड्डे की तरफ जाता हुआ नजर आता है। पुलिस सारी तहकीकात करती है और
कड़ी से कड़ी मिलाने का प्रयास करती है। जब पुलिस कड़ी से कड़ी मिला रही थी, उसी दरमियान वो ऑटो जिस पे वो सवार हुआ था उसका पता पुलिस को चल जाता है। पुलिस उसको उठाकर जब थाने लाती है तो वो तो बताता है कि साहब हम तो ऑटो चलाते हैं, कोई व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या करके आ रहा है, क्या वारदात किया है, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसने मुझे जहाँ बताया वहाँ मैंने छोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जो स्क्रैच बनवाया, जो उससे उस व्यक्ति की बारे में तहकीकात की, उससे दो बातें निकल कर सामने आई कि वह व्यक्ति काली चप्पल पहने हुए था और वो पैर से थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रहा था। अब अगले दिन 13 तारीख को एक व्यक्ति इसी केस के सिलसिले में थाने भी आया था। वो भी उसी तरह की काली चप्पल पहने था जैसा कि ऑटो वाले ने बताया था, और वो भी पैर से थोड़ा लड़खड़ा के चल रहा था। तो पुलिस वालों का शक गया, लेकिन पुलिस वाले लगे ये तो इनका रिश्तेदार है, इसके ऊपर बिना ठोस सबूतों से उठाना या तहकीकात करना ठीक ना होगा। लेकिन पुलिस का पूरा शक उसकी पत्नी व रिश्तेदारों पर, उनकी बातों से, उनके रोने के तरीके से, उनके बताने के तरीके से जा रहा था। ऐसे में पुलिस जब कड़ी से कड़ी मिला रही थी तो वो कपड़े जूते वो नहर में जो फेंके गए थे उनकी भी तहकीकात करती है। और धीरे धीरे जब बार बार हर व्यक्ति से तहकीकात कर रही थी तो उसमें भाइयों ने भी, सतीश कुमार सिंह जो दरोगा साहब थे, इनके भाइयों ने भी कहीं ना कहीं इनके दोनों के रिश्तों में जो खटास थी उसके बारे में बताया। और पुलिस फिर विशेष तौर पर तहकीकात करने लगी और उस तहकीकात के आधार पर इसकी पत्नी और इसके बच्चों को उठाया गया। और जब पत्नी और बच्चों को उठाया गया तो पहले तो इसकी पत्नी ये कह रही थी कि मेरे ही पति को मारा गया है, आप लोग मेरे ही ऊपर शक कर रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है, कैसा न्याय है। कोई पति जिसका मरा हो और उसकी पत्नी ही अपने पति का कत्ल क्यों करेगी। लेकिन इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या के पीछे का और कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस ने सारी तहकीकातें की, सारी जांच पड़तालें की, सारी तफ्तीश की, कारण सिर्फ शक का ही आ रहा था। जैसा कि पहले पत्नी ने बताया था कि वो महिला से संबंध थे, उस पहलू पर भी पुलिस ने पूरी अपनी जांच पड़ताल की, तहकीकात की और उसके आधार पर पत्नी भावना वर्मा और वो व्यक्ति जो काली चप्पल पहनकर लड़खड़ा कर चल रहा था, जिसका नाम देवेंद्र वर्मा था, और वो उसकी पत्नी का सगा भाई और साला था, उसको भी पुलिस उठाती है और उठाकर लाती है। लाने के बाद तहकीकात प्रारंभ की जाती है और तहकीकात प्रारंभ होने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं वो आपको भी हिला कर रख देंगे। वो उसमें बताया जाता है कि ये जो महिला थी इसकी शादी 2007 में हुई थी और इसको प्राग नारायण रोड निवासी देवेंद्र जो इसका भाई था, वहाँ के ये लोग रहने वाले थे और वहाँ पर ही 2011 में शादी हुई। इसका जो भाई है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पहले बैंक में पीओ था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी की वजह से इसने नौकरी छोड़ दी थी और नौकरी छोड़ने के कारण ये अपनी बहन के इस दुख की वजह से परेशान था। इसके पति के अवैध संबंध थे जिसको बहुत बार समझाया गया था, लेकिन दरोगा साहब यानी कि सतीश कुमार सिंह उनको मानते भी नहीं थे। और जब इनको परिवार वाले मतलब इसके ससुराल वाले समझाते थे तो ये उनको भी डराते धमकाते थे और उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग करते थे। इनसे तंग आ गया था और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपने बहन को न्याय दिलाने के लिए उसने ये रास्ता अख्तियार किया। इस प्लान में इनकी पत्नी भी सम्मिलित थी
और उन्होंने उस दिन पूरी तरह से प्लान बनाया हुआ था। इसीलिए ये 2 बजे रात को जब वहाँ से चले तो पूरे प्लान को सक्सेस करने के लिए इसने सर में दर्द बताकर वहाँ से निकल ली। और जब इसको उठाकर थाने लाया गया तो ये स्वयं बताता है कि मैंने एक ट्रैकर लगा दिया था जिससे लोकेशन का पता चलता रहे कि कब वहाँ से निकले हैं, और वो मेरे मोबाइल से कनेक्ट था जिससे मुझे इनकी पल पल की खबरें पता चल रही थी कि ये कब वहाँ से निकले हैं, कब आएंगे, कब। और मैं यहाँ पहले से ही आ गया था। मैंने यूट्यूब से ये पिस्टल व रिवाल्वर मंगवाई थी और काम तमाम करना मेरा पहले से ही प्लान था। और तय अनुसार जब ये 2 बजे पहुँचे, मैं पहले से ही घात लगाए बैठा था और उस घात के अनुसार मैंने पहले तमंचे से एक फायर की, लेकिन तमंचे से एक ही फायर हो सकती है, इसलिए मैंने रिवाल्वर से एक के बाद 4 और गोलियां दागी, एक पेट में, एक गले के पास और एक सीने के पास, जिसमें बचने की कोई संभावना न रह जाए। और ये काली चप्पल, पैर का लड़खड़ाना, कहीं ना कहीं सारी सीसीटीवियों की जांच और उस ऑटो रिक्शा का बयान, इसके आधार पर पुलिस जब इसकी पत्नी को भी बात करती है तो पत्नी भी उसी अवैध संबंधों के परेशानी की वजह बताती है, जिसके कारण इन दोनों लोगों को पुलिस अपराधी मानकर, तहकीकात मानकर, जांच पड़ताल के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़कर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी और फिर उन समस्त पहलुओं को जांच किया जाएगा, जिसमें इसने कहां से रिवाल्वर खरीदी थी, किससे रिवाल्वर खरीदी थी, उसके बयान को दर्ज किया जाएगा। उसके अलावा जिस ऑटो रिक्शे पर बैठ कर गया था उस ऑटो रिक्शे वाले के बयान को दर्ज किया गया है। और जो इसने कपड़े पहने थे और कपड़े पहनने के बाद उसको कनौसी की जो नहर है वहाँ पर जाकर चेंज किया था और कपड़ों को, असलहे को थैले में ईंट रखकर फेंक दिया था, उसको भी इसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। इसने इस कत्ल को, वारदात को अंजाम देने के लिए एक साइकिल का भी इस्तेमाल किया था। उस साइकिल को 4 बाग स्टेशन पर इसने खड़ा किया था। उस 4 बाग स्टेशन के जो टिकट वाला है उसके बयान भी दर्ज किए जाएंगे, समय सीमा भी लिखी जाएगी। साइकिल को भी, मुख्य कपड़े सारे बरामद कर लिए हैं, साइकिल भी बरामद हो गई है। सारे तथ्यों आधार पर 5 टीमों जो गठित की गई थी, सभी ने अपनी पूरी जांच पड़ताल की और त्यौहार के दिन ये दर्दनाक हत्या हुई थी और पुलिस विभाग के ही दरोगा की हत्या हुई थी। पुलिस की तत्परता और लगनशीलता के कारण इस केस का खुलासा बहुत जल्द ही कर दिया गया और डीसीपी श्री विनीत जायसवाल ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस केस के सारे तथ्यों को, अपराधों को, वारदातों के जो पॉइंट हैं उनको प्रेस वालों के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन आज की हमारी घटना में आपने देखा एक पति, एक पत्नी, प्यार का 7 जन्मों का रिश्ता, और वो रिश्ता कब अमिशाप बन गया, कब साफ बन गया, कब रिश्ते में खटास पैदा हो गई। और इतनी खटास पैदा हो गई, जिस पति से उसकी एक बेटी भी थी, वही पति, वही जिसको परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, करवा चौथ में पत्नियां अपने पति को ईश्वर मानकर पूजा भी करती हैं, वही पत्नी उसी करवा चौथ के 12 दिन बाद अपने पति के लिए काल बन गई और अपने भाई के द्वारा ही हत्या करवा दी। एक ऐसा भाई जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बैंक में पीओ था, पढ़ा लिखा था, और वो भी इस केस में मुजरिम बन गया, 302 का मुजरिम बन गया और ऐसा अपराध कर बैठा कि उसने अपने बहन के ही सुहाग को मिटा डाला। ऐसी घटनाओं से आप सभी बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। इसी भावना के साथ मेरा मकसद आपको बताना नहीं, आपको जगाना है, आपको बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।